दोस्तों नमस्कार। पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद हर दिन नहीं, हर घंटे प्रधानमंत्री टेलीविजन स्क्रीन पर रेंग रहे थे। एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे थे। कैबिनेट की पहली बैठक में ही ब्लैक मनी को लेकर एक एसआईटी बना दी गई थी और ना जाने क्या क्या निर्णय लिए गए थे। हर दिन हर घंटे प्रधानमंत्री नजर आते थे। 2019 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद भी कैबिनेट का निर्णय बदला नहीं। कैबिनेट की बैठक हो रही है, निर्णय लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तमाम जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री अंडरग्राउंड हो गए? प्रधानमंत्री कहीं नजर आ नहीं रहे हैं। और इस दौर में विपक्ष के निशाने पर सरकार के मंत्री हैं। कोई रेल दुर्घटना को लेकर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साध रहा है, तो कोई इस देश के भीतर में नीट परीक्षा के साथ साथ जो पूरा एजुकेशन सिस्टम डगमगाया हुआ है उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, इस दौर में देश की वित्तीय आर्थिक परिस्थितियों को लेकर और खास तौर से बजट ने जो कमाल कर दिया उसके बाद तो वित्त मंत्री भी निशाने पर है। और संसद के भीतर भी, यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो पहले 2 टर्म में ना जाने क्या कमाल करते चले गए और विपक्ष चू तक नहीं कर पाता था, इस बार विपक्ष के निशाने पर स्पीकर ओम बिरला भी आ चुके हैं। लेकिन सरकार खामोश है? जी नहीं। सरकार कुछ कहना चाहती है? जी बिल्कुल। किरण रिजिजू संसदीय मंत्री हैं, वो सामने आ रहे हैं। यानी सरकार इस दौर में चल कहां से रही है और जो चेहरे सामने हैं, क्या वो चेहरे सिर्फ इसलिए सामने हैं कि अपनी राजनीतिक जमीन और अपनी राजनीतिक पहचान किसी की भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे की बची नहीं है, और वही चेहरे इस दौर में नजर आ रहे हैं। ओम बिरला कोर्टा में हारते हारते जीत गए। किरण रिजिजू जीत कर आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, 2014 में पहली बार जीते, लेकिन वह भी मोदी मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर हैं। लेकिन यह चेहरा है। और इन सब से हटकर निर्मला सीतारमण ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन 7वीं बार बजट पेश कर दिया। अश्विनी वैष्णव जिस लिहाज से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए और उनके पास जो रेल मंत्रालय है उसमें उनकी भूमिका है क्या, यह अपने आप में एक सवाल है। और ओम बिरला भी चाहते थे कि इस बार वो स्पीकर बने नहीं, लेकिन स्पीकर बना दिए गए, क्योंकि किसी भी हालत में कोई परिवर्तन बहुमत से अल्पमत में आई मोदी सरकार किसी भी हालत में वहन करना नहीं चाहती थी, तो सब कुछ वही का वही है। तो क्या इस दौर में सरकार जो चला रहे हैं और सरकार जो चलाते हुए जिन चेहरों के आश्रय राजनीति इस देश में हो रही है, वो सभी सिर्फ ऐसे चेहरे हैं जिनकी अपनी कोई राजनीतिक जरूरत, अपनी राजनीतिक पहचान, अपनी राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता या खुद मंत्री के पद पर बेहद कमजोर है? तो क्या निशाने पर इसीलिए विपक्ष के वो आ गए हैं, या वजह कुछ और है, या विपक्ष के तेवर इस दौर में अगर कड़े हो चले हैं तो उसकी वजह कुछ और तो नहीं है? प्रधानमंत्री खुद कहां है, हम बात आज इसी से शुरू करते हैं। हमारे पीछे एक तस्वीर लगी है। यह तस्वीर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के फॉरेन सेक्रेटरी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री ने आज अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स पर, यह तस्वीर को ट्वीट किया। बीजेपी ने भी किया। यानी एक चेहरा एक दिन में आज नजर आया, कल कोई चेहरा नजर नहीं आया, परसों बजट था, उससे पहले वो वर्ल्ड हेरिटेज के 46वें बैठक सम्मेलन में शामिल हो रहे थे। तो इस तस्वीर को पहले देख लीजिए। प्रधानमंत्री की यह आज की तस्वीर है और आपके जहन में यह सवाल हो रहा होगा, क्या वाकई प्रधानमंत्री एक झटके में इस देश के सामने आने से कतराने लगे और ऐसी तस्वीर इसीलिए डाल रहे हैं? यह तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ जिस शख्स की है वो यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, डेविड लेमी। सेमी कंडक्टर को लेकर आपसी दोनों देशों के बीच जो समझौते आदान प्रदान को लेकर हुए, उसी सिलसिले में यह तस्वीर सामने निकल कर आई।
यानी देश के प्रधानमंत्री जो तमाम मुद्दों पर सार्वजनिक जगहों पर न सिर्फ नजर आते बल्कि इस देश के तमाम न्यूज चैनलों के कैमरे भी लगातार उन्हीं का पीछा करते हुए नजर आते और स्क्रीन पर प्रधानमंत्री की तस्वीर रहती, इस दौर में वो अचानक गायब क्यों हो गए? क्या किसी ने कहा कि आप सामने ना आइए? इस देश के भीतर में जबरदस्त तरीके से 2024 के चुनाव के वक्त से ही एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी हवा है और आप जहां आएंगे जो कहेंगे वो एक झटके में इस देश के राजनीतिक वातावरण को गर्म कर देगी। और चूंकि चुनाव की जीत से आपकी पहचान जुड़ी है तो ऐसे में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव तो 3 महीने के बाद होने हैं। तो आप जितना दूर रहेंगे कैमरे से, जितना दूर सार्वजनिक स्थलों से दूर रहेंगे, उसी रूप में बीजेपी को लाभ हो सकता है, अन्यथा घाटा होगा। क्या यह राजनीतिक मंत्र किसी ने दे दिया है? मसला यह नहीं है कि इस दौर में विपक्ष के तेवर संसद के भीतर बाहर कैसे कड़े हो गए। सवाल तो यह है कि क्या वाकई इस देश को चलाते वक्त इस देश के आम लोगों से सरोकार सरकार के कहीं खत्म तो नहीं हो गए हैं और सरकार ने ध्यान देना तक बंद कर दिया कि स्थिति है क्या? क्योंकि जिस तर्ज पर इस देश में महंगाई बढ़ रही है, 15% से 18% तक महंगाई सब्जियों की बढ़ गई, फलों की बढ़ गई, जो अनाज है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार बेफिक्र है। और खुद सरकार ने जो अपने तौर पर जारी किया इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो महंगाई की वजह, उसकी वजह बताई गई जलवायु परिवर्तन और कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है और तो और विशिष्ट फसल पर कुछ रोग के कारण सब्जियों की सप्लाई में रुकावट आई है। यह सोचिए, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है। इस देश के किसान से पूछिएगा तो वह यह वजह नहीं बतलाएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में तमाम बड़े बड़े विद्वानों ने बैठकर वहां लिखा है कि रबी सीजन में धीमी बुआई हो गई, दक्षिणी राज्यों में जलवायु संबंधी गड़बड़ी की वजह से उड़द का उत्पादन जो है प्रभावित हो गया, प्याज की कीमत में उछाल इसलिए आ गया क्योंकि पिछली कटाई जो थी सीजन में वहां बारिश हो गई, बुआई में देरी हो गई, लंबे समय तक सूखा हो गया, दूसरे देशों के साथ जो व्यापार संबंध थे वह इस दौर में सही नहीं आए, इस दौर में खराब मौसम था, जलाशयों का पानी गिरने लगा और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है। 2022 में 3.8% था, 2023 में 6.6% हो गया, इस बरस बढ़कर 7.5% हो गया, यानी महंगाई चरम पर है। और इन सब के बीच अगर प्रधानमंत्री वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वें सेशन में संबोधित इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर विरासत का मतलब क्या होता है, तो शायद प्रधानमंत्री अपने आप को उन लोगों के बीच जताना दिखाना चाहते हैं जहां से सवाल ना हो, क्योंकि सवाल संसद के भीतर और बाहर जो होने लगे हैं वह सरकार को लग रहा है कि सरकार को गाली दी जा रही है। ये दो परिस्थिति बड़ी नाजुक स्थिति और इन सब के पीछे की वजह क्या ये बजट है जिसने इस देश के भीतर में उन लोगों को भी सरकार से दूर कर दिया जो कल तक सरकार के साथ थे, क्योंकि इस दौर में टैक्स और सिर्फ टैक्स इतनी वसूली इस रूप में इस देश के भीतर इससे पहले कभी नहीं होगी। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर आज खुद संसदीय मंत्री जब सामने आए, या हमें लगता है प्रधानमंत्री की बात पहले सुन लीजिए, क्योंकि हमने एक महंगाई का जिक्र किया, बेरोजगारी को लेकर कोई विजन है नहीं। विजन के तौर पर बताया गया कि 80 लाख नौकरियां एग्रीकल्चर से हटकर सरकार पैदा करेगी, जो कि बजट में जिक्र है, यानी 2 करोड़ से मामला सिमटकर 80-81 लाख पर आ गया और वह भी पैदा नहीं हो पा रहा है। तमाम जगहों पर नौकरियां सिकुड़ रही है। ईपीएफओ के आधार को ही, यानी उस डाटा को आधार बनाकर आरबीआई तमाम आंकड़े रख रही है। इस देश के भीतर में हर व्यक्ति को बोल दिया गया ईपीएफओ से जुड़िए, उसके मालिक से कह दिया गया जहां वो नौकरी कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही क्यों ना हो। इस स्थिति के भीतर में हमें लगता है अगर प्रधानमंत्री विरासत का जिक्र और वर्ल्ड हेरिटेज की स्थिति पर बात करते हैं तो 2 लाइन तो सुन लेनी चाहिए। बताते हैं कि भारत को जानने के लिए अवधारणाओं से मुक्त नई सोच की जरूरत है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं,
नए तथ्यों में, उसके आलोक में इतिहास की जो नई समझ विकसित हो रही है, आप उसका हिस्सा बने, उसे आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। प्रधानमंत्री ने जो कहा आपने सुना। प्रधानमंत्री ने जो बजट को लेकर बहुत शानदार बताया था वह भी आपने सुना होगा। लेकिन इस देश के भीतर का गुस्सा बीजेपी समझ रही है, जो जनता के बीच जाने वाला नेता कार्यकर्ता है वह भी समझ रहा है। तो क्या इन्हीं वजहों से प्रधानमंत्री अब लोगों से दूर चले गए, क्योंकि जैसे ही वो सामने आएंगे लोगों के भीतर का गुस्सा फूट पड़ेगा और जिस इलाके में जाएंगे वहां पर बीजेपी की अपनी राजनीति कमजोर हो जाएगी? ये हो सकता है, क्योंकि जो हालात इस देश के भीतर में कम से कम टैक्स और सेस की वसूली को लेकर है, वह खुले तौर पर कहती है कि 30 से 40% टैक्स दे दीजिए। कैपिटल गेन है तो उसमें 28% टैक्स दे दीजिए। आप किसी भी हालत में जीएसटी 18% दे दीजिए। एजुकेशन और हेल्थ पर 4% सेस आप दे दीजिए। जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसमें भी जो आपकी कमाई होगी उसमें से भी 30% टैक्स हम आपसे ले लेंगे। और इन सब के बीच जो शेयर बाजार का मसला था वह तो लॉन्ग टर्म में 12% हो गया और शॉर्ट टर्म में 20% हो गया। यानी स्थिति क्या है, बात इससे सामने आती नहीं है। असल चीज यह है कि इस देश के भीतर में सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जो लोगों से जुड़ सके। लाभार्थियों की तर्ज पर सरकार ने एक आंकड़ा जरूर सामने रख दिया और इसीलिए जनता के भीतर का गुस्सा ही पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के शब्दों के आश्रय निकल रहा है और सरकार को लग रहा है कि उसको गाली दी जा रही है। पार्लियामेंट शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री ने कहा था 2.5 घंटे तक हमारा गला घोंटा गया, और अब प्रधानमंत्री उस पूरे के पूरे मानचित्र से अलग हैं, उस पूरे परिदृश्य से अलग हैं। सामने संसदीय मंत्री किरण रिजिजू हैं। वो क्या कह रहे हैं उससे पहले, सुनने से पहले जरा इस देश की हकीकत को एक क्षण के लिए जान लीजिए। इस देश का जो बजट बना है 48,20,512 करोड़ का, आप जरा सोचिए ये पैसे कहां से आएंगे। ये पैसे आएंगे जीएसटी से। 10,61,899 करोड़ जीएसटी से कमाई सरकार की होगी। इनकम टैक्स से कमाई 11,87,000 करोड़ की होगी। कॉरपोरेट टैक्स से 10,20,000 करोड़ की होगी। कस्टम टैक्स से 2,37,745 करोड़ की कमाई होगी। दूसरी एक्साइज ड्यूटी से कमाई तकरीबन 2,16,540 करोड़ की है। जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस है उससे कमाई 46,530 करोड़ की है। अलग से जो हेल्थ और एजुकेशन को लेकर सेस जो लगाया जा रहा है उससे कमाई 19,410 करोड़ की होगी। जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है उससे कमाई 36,300 करोड़ की होगी। जो यूनियन टेरिटरी है वहां से जो टैक्स की कमाई होगी वह 9,426 करोड़ की होगी। सब मिला दीजिएगा तो जो हमने आपसे कहा 48 लाख करोड़ का बजट है, यह सारा जोड़ने पर आता है 38,34,850 करोड़। यानी 48 लाख करोड़ में से 38 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ इस देश की जनता से वसूला जाएगा। यह अलग मसला है कि इन सब के बीच जब हम पढ़ रहे थे तो ध्यान दिया आपने, कॉरपोरेट टैक्स 10,20,000 करोड़ है और इनकम टैक्स जो मेहनत करके कमाते हैं, घर लाते हैं, जो पूरा मिडिल क्लास उसमें फंसा है, जो आईटीआर भरता है, जो अभी भर रहा होगा, उससे 11,87,000 करोड़, यानी कॉरपोरेट से ज्यादा इनकम टैक्स, कॉरपोरेट से ज्यादा जीएसटी टैक्स। ये परिस्थिति में ये देश है तो जनता के भीतर का गुस्सा उफान मर रहा है और यही राजनीतिक तौर पर इसी बात को कहीं ना कहीं विपक्ष अब इसे पकड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसके आगे का सवाल तो यह भी है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी एनर्जी सर्विस से 17,444 अगर कंपनियों से लेंगे तो कंपनियां भी तो अपने कंज्यूमर से लेगी।
ट्रांसपोर्ट सर्विस से लेंगे 31,705 करोड़ रुपए, तो वह भी तो वसूलेगी अपने कंज्यूमर से। कम्युनिकेशन सर्विस से लिया जाएगा 1,20,267 करोड़ रुपए, तो फिर यही तो हो रहा है। मोबाइल कैसे बढ़ गई, उसकी टैरिफ रेट कैसे बढ़ गई, वह भी तो वसूलेगा। और बाकी तमाम सर्विसों को जोड़िएगा तो उसमें भी 44,973 करोड़ और जुड़ जाएगा। यानी ये तकरीबन 2,14,389 करोड़ और जोड़ दीजिए। यानी जो 48 लाख करोड़ का बजट है उसमें से लगभग 41 लाख करोड़ तो सिर्फ टैक्स के जरिए जो पैसा वसूली की जा रही है और जनता पर जो सीधा बोझ पड़ रहा है, यह उसका हिस्सा है। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर जो गुस्सा है वो जब शब्दों की शक्ल में निकले तो वो सवाल करेगा सरकार पर। और यही बात अब बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। तो सामने प्रधानमंत्री नहीं है, सामने फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, सामने कर दिया गया संसदीय मंत्री को। विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे अच्छा से, आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। अब सरकार चलती है पीएमओ से और किरण रिजिजू सामने आकर जो सवाल जवाब कर रहे हैं या घर में बैठकर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र कर रहे हैं जबकि संसद चल रही है, तो इसके मतलब बहुत साफ है कि सरकार पूरे तरीके से डरी हुई है। और सरकार में काम करने वाले मंत्रियों को भी अब ये समझ में आ नहीं रहा है कि वह किस दिशा में जाएं। क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा तो पार्लियामेंट के भीतर जो क्वेश्चन आवर होता है, उस क्वेश्चन आवर में भी जब रेलवे को लेकर सवाल बीजेपी के ही सांसदों ने यह कहकर करना शुरू किया कि हमारे इलाके में रेलगाड़ी चल नहीं रही है, किसी ने कहा हमारे इलाके में जो पहले जितने डब्बे लगते थे वो कम हो गए हैं, किसी ने कहा कि जनाब जो हालत स्लीपर क्लास की और सेकंड क्लास की है उसको तो ठीक कर दीजिए। अब आप सोचिए रेल मंत्री अपने ही सांसदों को क्या जवाब देंगे। पार्लियामेंट के भीतर क्वेश्चन आवर के ये क्वेश्चंस हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे रेलवे भवन में आइए, मुलाकात कीजिए और इंडिविजुअल लेवल पे वहां बातचीत करेंगे, और यहां पर पार्लियामेंट के भीतर ऐसे सवालों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि उन सांसदों के दिल में कमोवेश हर क्षेत्र को लेकर, वो चाहे वित्त मंत्रालय और चाहे इस देश के भीतर नौकरी और महंगाई से जुड़े हुए सवाल हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने वाले सवाल हो, किसी को केंद्रीय विद्यालय चाहिए, कोई अपने इलाके में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देख नहीं पा रहा है, वह भी सवाल कर रहा है, तो जवाब दिया जा रहा है अब आकर मिल लीजिए। यह तो विपक्ष नहीं बल्कि सांसद जो बीजेपी के हैं उनके भीतर से सवाल है, और जो एनडीए के सहयोगी हैं वह भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या तीसरे टर्म की परिस्थितियां एक ऐसे डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है जहां पर इस देश को चलाया कैसे जाए वो बजट में ही पूरे तरीके से फेल नजर आ गया। यानी राजनीतिक तौर पर अभी तीसरे टर्म की तो शुरुआत हुई है, और शुरुआत के साथ ऐसी स्थिति, और ये जानते समझते हुए कि गवर्नेंस के तौर तरीके टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे हैं। हम जब आपको पूरा खाका दे रहे थे तो जरा आप कल्पना कीजिए कि सरकार अपने ऊपर जो खर्च करती है वो कितना है। सरकार जो सैलरी और अलाउंस पर खर्च करती है वह तकरीबन 1,70,808 करोड़ है। जो एस्टेब्लिशमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, तमाम डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर और जो तमाम जो दफ्तर नजर आते हैं, इन सब को अगर जोड़ दीजिएगा तो यह तकरीबन 5 लाख करोड़ का है। दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 6.5-7 लाख करोड़ के लगभग तो सरकार के ऊपर ही खर्च हो रहा है।
और इसके बाद सरकार की जो अपनी स्कीम्स है, वो चाहे स्वच्छ भारत की हो, चाहे ग्राम सड़क योजना हो, आवास योजना हो, अमृत स्मार्ट मिशन हो, रूरल ड्रिंकिंग वाटर और जो भी हो, वो अलग से 5 लाख करोड़ है, जिसमें ज़्यादा पैसा प्रचार पर खर्च पहले 2 चरणों में हुआ है। तीसरे चरण में तो मुश्किल है, इसीलिए अंडरग्राउंड है। तो चेहरा कैसे दिखाएं, और मंत्री समझ नहीं पा रहे हैं जवाब कैसे दें। तो एक ऐसी परिस्थिति में सरकार धीरे धीरे चलती हुई दिखाई दे रही है, जहां उसमें सवाल डगमगाने का नहीं है, सवाल है कि डिरेल का है। यानी गवर्नेंस के तौर तरीके, जो निर्णय सरकार ले या ना ले या किस दिशा में ले, अब चलती हुई पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री आपको नजर नहीं आ रहे हैं, वित्त मंत्री निराश खड़े हैं, रेल मंत्री के पास जवाब नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर इसी पे ताली बजा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट नहीं किया, यानी नीट की परीक्षा दोबारा देने का फैसला नहीं किया। और इन सब के बीच सरकार के हाथ पांव आज तब फूल गए, जिसमें माइन मिनिस्टर भी आकर खड़े हो गए और कहा गया कि और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 8-1 से फैसला दिया कि इस देश के भीतर में जो खनिज संसाधन होते हैं, जो माइनिंग होती है, उसमें टैक्स की वसूली या रॉयल्टी जो है, उसमें स्टेट की भागीदारी भी रहेगी, यानी स्टेट भी वसूली कर सकता है। अभी तक केंद्र ही वसूली कर रहा था। 1989 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और आज उस फैसले को 9 जजों की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, एक जज ने खाली कहा कि वो फैसला सही था, बीवी नागरत्ना जज जो थे उन्होंने विरोध किया। लेकिन 8-1 से ये पूरा का पूरा जो माइनिंग सेक्टर है, जो अपने कॉरपोरेट मित्रों के हाथों में सरकार दे रही थी, और छत्तीसगढ़ में और झारखंड में ये बड़ा सवाल था कि केंद्र सरकार तय करती और स्टेट हक्का बक्का देखते रह जाता, उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। अब यह सवाल बेल्लारी में भी आएगा, जो कर्नाटक के भीतर आता है। तमाम जगहों पर माइनिंग अपने मित्र कॉरपोरेट के हाथों में देकर उनके जरिए पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करना, ये सारी चीजें और सारा खेल इस देश के भीतर में खुले तौर पर चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी अधिकार राज्यों को भी दे दिया कि आप भी रॉयल्टी की वसूली कर सकते हैं, तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। पैसा कहां से आएगा? पैसा जिस रूप में कॉरपोरेट, यानी इस देश की संपत्ति को कॉरपोरेट के हाथों में देकर और कॉरपोरेट से पैसा सरकार चलाने का लेकर, यह एक ऐसी साइकिल थी जिसको तोड़े कौन। और पहली बार यह सवाल अब नजर आने लगा पार्लियामेंट के भीतर और बाहर, जब बजट ने एक पारदर्शी तरीके से बतला दिया कि सरकार किस स्थिति में इस देश को चला रही है और उसके अपने सरोकार इस देश के लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। और लोगों के भीतर का गुस्सा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कमोवेश हर सांसद देखता समझता होगा। यूं ही उसके तेवर कड़े नहीं हो गए, और पिछले सत्र में यूं ही उसके तेवर ढीले नहीं थे। विपक्ष गायब था, 2014 से 2023 तक गायब था। और नई परिस्थिति में जनता ने वोट दिया है। बीजेपी इसी को कहते हुए नहीं थक रही है कि देखिए हमको 240 सीटें मिली हैं, आपको तो नहीं मिली है उतनी सीटें, आप सब मिल जाइए तो भी नहीं मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी वो नैतिक बल कहां है बीजेपी का? खुद प्रधानमंत्री इस रूप में मॉरली डाउन क्यों है? वो क्यों कह रहे हैं कि गला घोंटा जा रहा है? इसी पार्लियामेंट में गला तो पहले भी घोटा गया, लेकिन तब उन्होंने कहा एक अकेला सब पे भारी। तो राजनीतिक तौर की परिस्थितियां मौजूदा वक्त में मंत्रियों को आगे करके उस मुखौटे को हटा रही है, जिस मुखौटे के आश्रय इस देश को चलाया जा रहा था। और राजनीतिक तौर पर कमजोर होती बीजेपी की मुश्किल यह है कि उसने इस दौर में सब कुछ एक ही चेहरे पर दांव लगा दिया, और उसी के आश्रय अभी भी इस देश को चलाने की प्रक्रिया में है। तो जवाब कहां से मिलेगा? और हर बात का जब जवाब मिलेगा तो सरकार को लगेगा कि हां, सामने वाला गाली दे रहा है। और प्रधानमंत्री जो तस्वीर पीछे है, ऐसी ही तस्वीरों के जरिए क्या सामने आएंगे, या इस देश के लोगों के बीच जाकर अब वो संवाद बनाएंगे कि इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बरसात के दौर में कैसे धू-धू होकर बहने लगा किसी भी जगह पर, और तमाम राज्यों में उन्हीं की सरकारें थी। और इस पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में वही कॉरपोरेट है जिस कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ते चला जा रहा है। इस दौर में नीचे चला गया शेयर बाजार, लेकिन ग्रीन एनर्जी अडानी इसकी 22% बढ़ गई। अजब स्थिति है। इस पूरी परिस्थिति के बीच में 3 बातें गौर कीजिएगा।
क्या ये तीसरा टर्म बीजेपी या कहें एनडीए को उस अवस्था में ले जा रहा है जहां उसे सोचना होगा कि नया रास्ता नहीं निकला तो फिर वो बरसों बरस तक के लिए आने वाले वक्त में गायब हो जाएगी? दूसरा सवाल, क्या जनता के भीतर उठते हुए सवालों का जवाब अब अगर प्रधानमंत्री देने सामने नहीं आएंगे या उनकी कोई नीतियां लोगों के अनुकूल नहीं होगी तो फिर यह लोगों के भीतर का गुस्सा राज्य दर राज्य चुनाव के परिणामों के जरिए जब नजर आएगा तो दिल्ली की सत्ता यूं ही डोलने लगेगी? और तीसरा सवाल, क्या वाकई ये कितना सही है कि इस देश के भीतर में अपने लोगों के लिए बजट बना देना और उसका नाम देश का बजट कह देना, और यह परिस्थिति कमोवेश अगर हर क्षेत्र में हो रही है और होती चली जा रही है तो मतलब बहुत साफ है कि जो डरा हुआ था वह बीजेपी में चला गया, लेकिन अब वो तमाम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। तो क्या एक झटके में भरभरा कर ये मौजूदा सत्ता डगमगा तो नहीं जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।